हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। आप इस टॉपिक को पढ़ें, आप चाहे बीकॉम के हैं, चाहे बीए इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे आप अदर किसी भी कोर्स के हैं, आपके जनरल लाइफ में भी जानना जरूरी होता है कि मनी की वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मनी की वैल्यू जो होती है उसकी परचेजिंग पावर होती है। मनी की वैल्यू का मतलब मनी की परचेजिंग पावर, मनी की क्रय शक्ति, मतलब मुद्रा का मूल्य का मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। अब इसका मतलब ऐसे आप समझिए, मान लीजिए कि आप एक यूनिट मनी देते हैं। मान लीजिए आप 1 रुपये मनी में 5 टॉफ़ी पाते हैं, 5 टॉफ़ी पाते हैं और फिर वही 5 टॉफ़ी कल को चल के आप 2 रुपये में पाते हैं। 5 टॉफ़ी के लिए अब आप 2 रुपया चुका रहे हैं बेटा, तो मनी की वैल्यू यहाँ ज़्यादा थी क्योंकि आप 1 रुपया दे करके 5 पाते थे। आज आप 2 रुपया दे करके मनी मतलब 5 टॉफ़ी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनी की वैल्यू बेटा यहाँ पर ज़्यादा थी, मनी की क्रय शक्ति यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर कम, क्योंकि आपको 5 टॉफ़ी पाने के लिए अब 2 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो मनी की वैल्यू का मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती है। इसका मतलब आप दूसरे तरीके से फिर समझें। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आप 2019 में, सन 2019 में 1 केजी आटा खरीदने अगर आप दुकान से जाते थे तो 20 रुपये का पाते थे। आज वही 1 केजी आटा बेटा आप 40 रुपये में पाते हैं, फॉर एग्जांपल। तो बेटा आप देखिए, तब 1 केजी आटा आपको 20 रुपये मिलता था, आज 1 केजी आटा आपको 40 रुपये मिलता है। तब आप थोड़ा सा पैसा दे के 1 केजी आटा पाते थे, आज आप ज़्यादा पैसा दे करके कम आटा पा रहे हैं, मतलब 1 केजी आटा पा रहे हैं, मतलब कम ही पा रहे हैं। तो कुल मिला करके बेटा तब मनी की वैल्यू ज़्यादा थी, आज मनी की वैल्यू कम है। अब ये बात समझ में आ गई। तो मनी की वैल्यू का मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता, मतलब एक मनी से हम कितनी चीज़ों को खरीद रहे हैं वही मनी की परचेजिंग पावर होती है। अगर हम बेटा ज़्यादा मनी दे करके कम गुड्स को खरीद पा रहे हैं तो मनी की वैल्यू कम है। अगर हम कम मनी दे करके, थोड़ा सा रुपया दे करके गुड्स या सर्विस ज़्यादा पा ले रहे हैं तो बेटा मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मनी की वैल्यू का मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो मनी की वैल्यू का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने पीपीटी से। इसका मतलब होगा कि मनी की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ मनी मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर गुड्स एंड सर्विसेज इन नेशन। मतलब एक राष्ट्र के अंदर जो गुड्स और सर्विस होती है, जो हम मनी से खरीदते हैं, उसी से मनी की परचेजिंग पावर तय होती है। अगर हम ज़्यादा मनी दे करके कम गुड्स को पा रहे हैं बेटा या सर्विस को पा रहे हैं तो मनी की वैल्यू कम है। अगर हम कम मनी दे करके ज़्यादा गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहे हैं बेटा देश के अंदर, तो मनी की वैल्यू ज़्यादा है। अब देखिए फिर दूसरे पॉइंट में कह रहा, द वैल्यू ऑफ मनी मीन्स ऑल इज रिलेटेड टू इट्स एक्सचेंज वैल्यू। मतलब जो मनी की वैल्यू होती है बेटा इसके एक्सचेंज वैल्यू से संबंध रखती है। मतलब इसका क्या हुआ, दूसरे भाषा में अगर आप समझें तो जैसे मान लीजिए एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करिए। अभी आपको मैंने समझा दिया बेसिकली, फिर आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप बेटा 10 रुपया दे करके 1 केजी आटा पा रहे थे और आज 20 रुपया दे करके 1 केजी आटा पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सचेंज यही हुआ। आप कितना मनी दे करके कितनी गुड्स और सर्विस को पाते हैं, यही मनी की वैल्यू होती है। तो वही कह रहा है, वही समझाने की कोशिश वो कर रहा है कि जो वैल्यू ऑफ मनी होती है, जो वैल्यू ऑफ मनी होती है उसका मतलब होता है इज रिलेटेड टू इट इज एक्सचेंज वैल्यू। मतलब आप कुछ मनी दे करके कितना ज़्यादा गुड्स और सर्विस पाते हैं। अगर आप ज़्यादा गुड्स सर्विस पाते हैं तो मनी की वैल्यू ज़्यादा, अगर आप मनी दे करके कम गुड्स और सर्विस पाते हैं तो मनी की वैल्यू कम है। तो यही मनी की परचेजिंग पावर होती है। तो मनी की परचेजिंग पावर से ही बेटा मनी की वैल्यू तय होती है। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ मनी कैन बी जज और परसीव ओनली व्हेन इट इज़ रिलेटेड विद इट्स पावर ऑफ परचेज। मनी की वैल्यू को हम तभी निकाल सकते हैं जब इसके क्रय शक्ति को हम जाने। तो मनी की वैल्यू कुल मिलाकर के परचेजिंग पावर से तय होती है। उससे हम जितना एक मनी से जितना खरीद पाते हैं बेटा, मनी की वैल्यू उसी से डिसाइड हो जाती है। अगर हम कुछ मनी दे करके ज़्यादा गुड सर्विस खरीद ले रहे हैं तो मनी की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर बेटा कुछ मनी दे मतलब ज़्यादा मनी दे करके कम गुड्स और सर्विस को पा रहे हैं तो मनी की वैल्यू कम है। ये इसका सिंपल सा मतलब, यही मनी की वैल्यू होती है। फिर कह रहा है कि देखिए इन द वर्ड्स ऑफ क्राउथर, क्या कह रहा है, इन द वर्ड्स ऑफ क्राउथर। एक डेफिनेशन आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा क्राउथर के शब्दों में। किसके शब्दों में? क्राउथर बेटा बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ये बताते हैं इन द वर्ड्स ऑफ क्राउथर द वैल्यू ऑफ मनी इज व्हाट इट विल बाई। मनी की वैल्यू
क्या होती है? तो मनी की वैल्यू का मतलब क्राउथर कहते हैं द वैल्यू ऑफ मनी इज़ व्हाट इट विल बाई। मनी की वैल्यू वह होती है जो हम इससे खरीद पाते हैं। तो क्राउथर भी वही कह रहा है कि अगर हम मनी से जो चीज़ खरीद लेते हैं वही मनी की वैल्यू। अगर हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं कुछ मनी देकर कि मनी की वैल्यू ज़्यादा है, अगर ज़्यादा मनी देकर के हम कुछ गुड्स और सर्विस पा रहे हैं तो मनी की वैल्यू कम है। वही बात क्राउथर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगले टॉपिक में आइए, देखिए रॉबर्टसन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? रॉबर्टसन की बात करते हैं। कह रहे हैं इन द वर्ड्स ऑफ रॉबर्टसन द वैल्यू ऑफ मनी मीन्स द अमाउंट और थिंग्स इन जनरल विच विल बी गिवन इन एक्सचेंज और यूनिट ऑफ मनी। कहने का मतलब क्या है कि रॉबर्टसन भी वही कह रहे हैं कि जो मनी की वैल्यू होती है उसका मतलब होता है कि जो हम मनी दे करके अगली चीज़ को कितना पा रहे हैं वही मनी की वैल्यू है। जैसे अगर हम 10 रुपया दे करके 20 किलो मतलब 2 केजी आटा प्राप्त कर रहे हैं तो मनी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम आज 40 रुपया दे करके 2 केजी आटा प्राप्त करें तो मनी की वैल्यू कम है। तो वही बात रॉबर्टसन भी कहते हैं कि एक्सचेंज कितना हम कर रहे हैं मनी दे करके वो मनी की वैल्यू होती है। अब समझ में आई बात? क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड ऑन इट्स परचेजिंग पावर आइदर ऑफ अ कमोडिटी और अदर सर्विस। कहने का मतलब क्या है? जो मनी की वैल्यू होती है बेटा वो मनी की परचेजिंग पावर से तय होती है। जितना हम मनी से गुड्स और सर्विस को प्राप्त कर लेते हैं वही मनी की वैल्यू तय हो जाती है। ज़्यादा प्राप्त करें तो मनी की वैल्यू ज़्यादा है, कम प्राप्त कर रहे हैं मनी दे करके तो मनी की वैल्यू कम है। यही सिंपल सा फंडा आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, यही वैल्यू ऑफ मनी होती है। फिर कह रहा है इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ हैव अपोजिट रिलेशनशिप। कह रहा है कि बेटा जो मनी की वैल्यू होती है और जो कमोडिटीज़ होती है इसके बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। मतलब कैसे सर? आप अपने एग्जाम्पल में बताइए। देखो बेटा होता क्या है, मान लीजिए आप 1 रुपया दे करके 2 टॉफ़ी पा रहे थे तो मनी की वैल्यू ज़्यादा थी, मनी की वैल्यू ज़्यादा थी, वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा थी। आज आप 2 रुपया दे करके 2 टॉफ़ी पा रहे हैं। कितना पा रहे हैं बेटा? 2 टॉफ़ी। तो मनी की वैल्यू गिर गई क्योंकि आपको 2 टॉफ़ी पाने के लिए अब 2 रुपया देना पड़ रहा है। तो बेटा वही कह रहा है कि एक मतलब हम कुछ मनी दे करके ज़्यादा गुड्स को पा रहे हैं तो मनी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम ज़्यादा मनी दे करके कम गुड्स को पा रहे हैं बेटा तो मनी की वैल्यू कम है। देखो दोनों में अपोजिट रिलेशन हो गया, ये कम है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ये कम है। तो बेटा मनी की वैल्यू मतलब जो गुड्स जो रिलेशन होता है मनी की वैल्यू में और कमोडिटीज़, ये कमोडिटीज़ के बीच में ये बेटा अपोजिट रिलेशनशिप होता है। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला करके मनी की वैल्यू और कमोडिटीज़ की वैल्यू में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। कह रहा है कि अगर कमोडिटी की वैल्यू बढ़ेगी मतलब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो मनी की वैल्यू गिरती चली जाएगी। सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए बेटा आप देखिए गोल्ड का रेट ले लीजिए। किसका रेट? गोल्ड का रेट। आप पहले अगर बेटा देखें तो गोल्ड 20,000 रुपया 30,000 रुपया में आपको 10 ग्राम मिलता था। आज यही गोल्ड 74,000 रुपये का हो चुका है। कितने का हो चुका? 10 ग्राम गोल्ड का रेट 74,000, 74,000। तो बेटा आप बताइए गोल्ड की कीमत 74,000 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? मनी की वैल्यू गिर गई है। मतलब इतना ज़्यादा मनी की वैल्यू गिर गई है कि अब 10 ग्राम गोल्ड को पाने के लिए हमें 74,000 मतलब 74,000 पे करना पड़ रहा, जबकि हम 10 ग्राम गोल्ड पाने के लिए एक समय में 20,000 या 25,000 रुपया पे करते थे। तो बेटा जैसे जैसे वही कह रहा कि जैसे जैसे गुड्स की कमोडिटी मतलब कमोडिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मनी की वैल्यू गिरती चली जाएगी। समझ में आई बात? आगे देखिए अब मनी की वैल्यू को निकालने के हम 3 कैटेगरीज को फॉलो कर सकते हैं बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट या परचेजिंग पावर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट या परचेजिंग पावर से हम मनी की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। देखिए अब आपको तीनों हम समझा देते हैं। मान लीजिए आप अपनी मनी को बैंक में जमा करते हैं, एफडी करते हैं, जो भी करते हैं, तो बेटा अगर आपको बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही है तो मतलब आपके मनी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है आपके द्वारा जमा की गई मनी पर तो मनी की वैल्यू कम है। एक तरीका ये भी हो गया मनी की वैल्यू निकालने का, लेकिन बहुत अच्छा तरीका नहीं है। एक होता फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा अगर आप अपने देश की इंडियन करेंसी को दे करके, आईएनआर को, इंडियन रुपीज़ को दे करके दूसरे देश की ज़्यादा मुद्रा पा जा रहे हैं, मतलब आप इंडिया के 1 रुपया देते हैं तो नेपाल का 1.5 रुपया पा देते, मतलब आपके मनी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप अपनी मनी की तुलना में किसी दूसरी देश की करेंसी को कम पाते हैं तो बेटा आपके मनी की वैल्यू कम है। एक तरीका ये भी हो गया वैल्यू को मेज़र करने का। और एक तरीका होता है परचेजिंग पावर, मतलब आप कम मनी दे करके ज़्यादा गुड्स को पा रहे हैं बेटा तो आपकी मनी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा मनी दे करके गुड्स को कम पा रहे हैं बेटा तो आपके मनी की वैल्यू कम है। तो परचेजिंग पावर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 3 तरीके होते हैं बेटा मनी की वैल्यू को निकालने के। क्लियर हो गया? चलिए
अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू को डिटरमिन कैसे किया जा सकता है। बच्चों एक बात आपको पता है, कोई भी गुड्स हो इस देश में, कोई भी सर्विस हो इस विश्व में, सबकी जो वैल्यू निकाली जाती है उसके डिमांड और सप्लाई से निकाली जाती है। ठीक मनी की भी वैल्यू बेटा डिमांड और सप्लाई से ही निकाली जाती है। तो सिंपल सा तरीका है कि किसी भी देश के मनी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई से निकाली जाएगी। अगर बेटा डिमांड की तुलना में मनी की सप्लाई देश में ज़्यादा हो गई तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिससे मनी की वैल्यू गिर जाएगी। अगर बेटा डिमांड है बट सप्लाई भी देश में अभी सरकार ने मनी की बहुत कम कर रखी, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। लोगों के पास डिमांड है बट सरकार ने पैसा ही नहीं दिया, तो लोग खर्चा कम करेंगे, जिससे मनी की वैल्यू हमेशा मेंटेन रहेगी। जैसे कि आज की तुलना कर लो 2010 से। 2010 में बेटा लोगों के पास मनी की डिमांड इतनी थी बट मनी सप्लाई ही नहीं थी देश में, तो लोगों को सस्ती चीज़ें मिलती थी। लोग कहते थे तब घी इतने का आता था, गैस सिलेंडर इतने का आता था, रूम का रेंट इतना देना पड़ता था। आज देखिए बेटा इतनी सप्लाई हो गई मनी की, सबके पास 1000 10,000 हमेशा रहता है बेटा, तो आज मनी की वैल्यू गिर चुकी है। तो वही कह रहा डिमांड और सप्लाई से मनी की वैल्यू भी तय होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब कह रहा वेरियस थ्योरीज ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ मनी। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेटा थ्योरीज जो मनी की वैल्यू को निकालने के लिए बताई गई हैं। सर ये थ्योरीज क्या होती हैं बेटा? सिद्धांत। हमारे विश्व में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पैदा हुए, जैसे रॉबर्टसन हैं, मार्शल हैं, पीगू हैं, कीन्स हैं और एडम स्मिथ हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। इन लोगों ने मनी की वैल्यू को निकालने का अपना अपना तरीका बताया है बेटा। इनके तरीकों को ही हम डिफरेंट थ्योरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी ऑफ मनी कल पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आज की क्लास में हम कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, मतलब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच ही आज पढ़ पाएंगे, क्योंकि पीपीटी बेटा लंबा हो जाएगा और क्लास लेक्चर लंबा हो जाएगा जो इफेक्टिव नहीं होगा। तो आज आप 2 पढ़िए, कल आप रियल बैलेंस अप्रोच जो कि क्वांटिटी थ्योरी का तीसरा पॉइंट है, और इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी, मतलब ये 2 टॉपिक आप कल की क्लास में पार्ट 2 में पढ़ लीजिएगा। आज पार्ट 1 में आप सिर्फ 2 थ्योरी पढ़िए, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच। कल आप रियल बैलेंस अप्रोच और इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनकम थ्योरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर। चलिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होती है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मतलब होता है मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत। अब ये मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत क्या होता है बेटा? एक बात आप बताओ, मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत होता है सप्लाई ऑफ मनी। क्या होता है बेटा? सप्लाई ऑफ मनी। अगर किसी देश में मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो माना जाएगा कि मनी की मात्रा ज़्यादा है। अगर किसी देश में मनी की सप्लाई कम है तो माना जाएगा कि मनी की उस देश में मात्रा कम की गई है। तो बेटा यही होता है, इसी सिद्धांत को हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं। मनी की सप्लाई से ही मनी की वैल्यू तय होती है। तो ये थ्योरी बताता है कि मनी की सप्लाई से ही मनी की वैल्यू को मेज़र किया जाता है। इसी को कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब चलिए आपको अपनी लैंग्वेज में बता दें, तब इस थ्योरी को अपनी पीपीटी से समझाते हैं। मान लीजिए बेटा, अगर हमारे भारत देश में मनी की सप्लाई ज़्यादा है, मनी की सप्लाई ज़्यादा है, मनी की सप्लाई ज़्यादा है, एमएस ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे महंगाई, जनरल प्राइस लेवल तो नॉर्मल महंगाई बढ़ जाएगी। बेटा फिर क्या होगा? कल को वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी। अगर बेटा हमारे देश में सरकार सप्लाई कम करे मनी की, मतलब लोगों के पास, किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 20 रुपया, किसी के पास नहीं है, तो बेटा इससे क्या होगा? महंगाई तो नहीं रहेगी, क्योंकि पैसा ही नहीं तो लोग बेचेंगे कहाँ से? कितने में? तब तो लोग सस्ता बेचना चालू कर देंगे, जिससे क्या होगा? मनी की वैल्यू मेंटेन रहेगी। तो बेटा वही कह रहा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कुछ नहीं होता, सप्लाई ऑफ मनी होता। अगर किसी देश में मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर किसी देश में मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिससे मनी की वैल्यू गिर जाएगी। अगर किसी देश में मनी की सप्लाई कम होगी, जिससे लोग कम खर्च करेंगे, तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही बेटा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहता है। क्लियर हुआ? तो मनी की वैल्यू मनी की सप्लाई से तय होता है, ये थ्योरी कहती है। कौन सी थ्योरी? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो कुल मिलाकर के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मतलब है, अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो मनी की वैल्यू कम होगी, अगर मनी की सप्लाई कम होगी तो मनी की वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन द डायरेक्शन एंड द डिग्रीज ऑफ चेंज इन द वैल्यू, मतलब ऑफ मनी और द जनरल प्राइस लेवल कॉज बाय द चेंज इन द क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहता है कि जो मनी की वैल्यू है वो मनी की परचेजिंग पावर को तय करता है उसकी सप्लाई से। अगर मनी की सप्लाई देश में ज़्यादा होगी तो मनी की परचेजिंग पावर धीरे धीरे घटती चली जाएगी। भाई जब सबके पास पैसा हो जाएगा तो फिर कल को
जो बेचने वाला है, जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर, वो भी तो माल महंगा कर देगा। उसको पता है कि अगर हम 100 मांगें तो सब 100 देंगे, सब कल को 200 मांगूंगा सब 200 दे देंगे। तो इससे मनी की वैल्यू गिरते 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 गिर जाएगी। अगर देश में मनी की सप्लाई कम है तो सप्लायर और प्रोड्यूसर को भी तो ये बात पता है कि भाई हम कल को लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर हम महंगा बेचेंगे तो खरीदेगा कौन, तो इससे वो अपने रेट को कम रखेगा। तो मनी की सप्लाई बेटा अगर ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर मनी की गिर जाएगी, अगर मनी की सप्लाई कम है तो परचेजिंग पावर मनी की बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बात कह रहा है, यही थ्योरी कह रही है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन द, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन द, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन द डायरेक्शन एंड द डिग्रीज ऑफ चेंज इन द वैल्यू, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी और द जनरल प्राइस लेवल कॉज बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो मनी की वैल्यू होती है, क्वांटिटी थ्योरी बता रही है कि अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उससे मनी की परचेजिंग पावर पे असर आ जाएगा। यही वो थ्योरी कहने की कोशिश कर रही है। इस थ्योरी को बेटा सबसे पहले 16th सेंचुरी में बनाया गया। इस थ्योरी को सबसे पहले 16th सेंचुरी में मर्केंटाइल इकोनॉमिस्ट ने बनाया था। उनका नाम था क्या नाम था, दमन जट्टी। फिर बेटा इसके बाद इसे दमन जट्टी ने, मतलब इस थ्योरी को 16th सेंचुरी में दमन जट्टी ने बनाया। किसने बनाया, दमन जट्टी ने बनाया था। किसने था, दमन जट्टी ने बनाया था, जो कि इटली के रहने वाले थे। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को दमन जट्टी ने बनाया था 16th सेंचुरी में। फिर कह रहा है बाद में आकर के 1752 में, बाद में आके 1752 में इसको अलग अलग तरीके से बेटा डिफाइन किया अलग अलग विद्वानों ने। सबसे पहले इस थ्योरी को इटली के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे दमन जट्टी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को सबसे पहले दमन जट्टी ने बनाया। किसने बनाया, दमन जट्टी ने। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को सबसे पहले दमन जट्टी ने, दमन DEVENJETTI जट्टी ने बनाया, जो कि इटली के रहने वाले थे। कब बनाया, 1588 में, 1588 में, मतलब 16th सेंचुरी ले लो। और उसके बाद 1752 के बाद, 1752 के बाद बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए इस विश्व में। उन लोगों ने इस थ्योरी को अपने अपने तरीके से और एक्सप्लेन कर दिया। यही इसका मतलब है। तो इस थ्योरी का मतलब है अगर देश में मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो मनी की परचेजिंग पावर और मनी की वैल्यू गिर जाएगी। जाहिर सी बात है, मनी की परचेजिंग पावर अगर गिरेगी तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी। अगर देश में मनी की सप्लाई कम होगी तो मनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और मनी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर अगर देश मनी की मजबूत है तो वैल्यू मजबूत है, अगर मनी की परचेजिंग पावर कम है तो मनी की वैल्यू कम है। यही सिंपल सा मतलब बेटा आप समझो, ठीक है। आई होप कि आप कहोगे सर बार बार रटा रहे हैं आप। बेटा रटाना पड़ता है, नहीं तो आप लोग ध्यान नहीं देते। अब अगला आता कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में सबसे पहले पढ़ाऊंगा कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। अब सर ये कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच कहाँ लिखा हुआ, तो आपने बताया नहीं। देखो बेटा मैंने कहा था जब हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताएंगे, क्या बताएंगे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताएंगे, तो इसमें आपको कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच पहले बताएंगे, कैश बैलेंस अप्रोच दोबारा दूसरी जगह बताएंगे, दूसरे टॉपिक बताएंगे। आज ही बताएंगे, बस दूसरा पॉइंट ये है। कल बताएंगे रियल बैलेंस अप्रोच, जो कि कैश क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का लास्ट पॉइंट है, और इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी, जो कि अलग टॉपिक है। मतलब ये दो कल बताएंगे, आज ये दो बताएंगे, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच। तो आज हम सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच की। आइए देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच क्या है। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच का मतलब होता है नकद लेन का दृष्टिकोण। हिंदी में आता है नकद लेन देन का दृष्टिकोण। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच का मतलब होता है बेटा नकद लेन देन का दृष्टिकोण। इस थ्योरी को बनाया था अमेरिका के सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट थे इरविंग फिशर। उनका नाम, मतलब उनकी एक किताब आई थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 में। जो इरविंग फिशर साहब थे, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक किताब बनाई परचेजिंग पावर ऑफ मनी। किताब का नाम क्या था बेटा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उनकी किताब में बताया गया कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के बारे में। इन्होंने मनी की वैल्यू को निकालना अपनी परचेजिंग पावर ऑफ मनी में बताया। इनकी थ्योरी का नाम है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। इनके हिसाब से ये कहना क्या चाहते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते, फिर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप समझ जाएंगे। के हिसाब से अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेज, द प्राइस लेवल ऑल्सो इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। देखिए इनका मतलब क्या है, इनका मतलब बहुत सिंपल सा। इनका मतलब यहाँ पर आप समझिए हमारी तरीके से। देखिए ये कहना चाहते हैं अगर इकॉनमी में पॉपुलेशन कंट्रोल में है, ट्रेड और ट्रांजैक्शन भी हर साल उतना ही हो रहा है जितना पिछली बार हुआ था, इस साल भी उतना ही ट्रेड हुआ, उतना ही ट्रांजैक्शन हुआ, हर साल प्रोडक्शन भी उतना ही हो रहा है जितना पिछली साल, मतलब सारी चीज़ें स्थिर हैं, ना पॉपुलेशन बढ़ रही है
ना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ना ट्रेड और ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। हर साल अगर मान लेते हैं 100 है तो इस बार भी 100 ही ट्रेड हुआ, 100 भी अगली बार भी, मतलब सारी चीज़ें हर साल स्थिर है। पिछली बार भी 1 लाख पॉपुलेशन थी, इस बार भी 1 ही लाख पॉपुलेशन है, अगली बार भी 1 ही लाख पॉपुलेशन है। प्रोडक्शन अगर पिछली बार भी 1000 टन हुआ तो इस बार भी 1000 टन, मतलब इनके हिसाब से इकॉनमी में सारी चीज़ें स्थिर हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही है। अगर सारी चीज़ें बेटा कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, इनका मानना है कि अगर सारी चीज़ें स्थिर हैं इकॉनमी में, फिर भी उस देश की सरकार मनी की सप्लाई ज़्यादा कर रही है, फिर भी उस देश की सरकार मनी की सप्लाई किए जा रही, जबकि ज़रूरत नहीं है मनी की सप्लाई, क्योंकि सारी चीज़ें स्थिर हैं। मनी की सप्लाई की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बेटा, आपको मैं सिंपल सा बताऊं, इनकी थ्योरी पहले समझ लो फिर बताता हूं। अगर किसी देश में सारी चीज़ें कांस्टेंट है और सरकार फिर भी मनी की सप्लाई की जा रही, तो जाहिर सी बात है लोग फालतू खर्चा करने लगेंगे, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जनरल प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे बाद में वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी। ये बात ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर किसी इकॉनमी में अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, सारी चीज़ें स्थिर हैं, बदलाव नहीं हो रहा, फिर भी सरकार सप्लाई किए जा रही, करेंसी खूब छापते जा रही है देश में, तो बेटा लोग फालतू खर्चा करने लगेंगे, मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इकॉनमी में, जिससे वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी। आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशन, एक चीज़ में इनडायरेक्ट। सप्लाई अगर बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, तो मतलब सप्लाई और जनरल प्राइस लेवल में डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। और अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जनरल प्राइस लेवल ज़्यादा हो जा रहा, मतलब महंगाई बढ़ जा रही, बट वैल्यू ऑफ मनी कम हो जा रही, तो सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी। तो सप्लाई ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्या है बेटा, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो कुल मिला करके अब दूसरे तरीके समझिए, देखिए अगर इनके हिसाब से देश में सप्लाई कम होगी तो जनरल प्राइस लेवल, महंगाई भी कम हो जाएगी। देखिए दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, सप्लाई भी गिर रही तो महंगाई भी गिर रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जा रही है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जा रही है। तो बेटा सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। देखिए यही ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी देश की इकॉनमी में सारी चीज़ें स्थिर हैं, बट फिर भी उस देश की सरकार फालतू सप्लाई किए जा रही मनी की, तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा, मनी की वैल्यू गिर जा रही है। अगर उस देश की सरकार सप्लाई कम करेगी तो मनी की वैल्यू गिर जाए, मनी की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि लोग कम खर्च करेंगे। तो यही इनकी थ्योरी है। तो अकॉर्डिंग टू फिशर भी सप्लाई ऑफ मनी पर फोकस करते हैं। इनका मानना है कि अगर किसी देश की इकॉनमी में अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेज, अगर सारी चीज़ें स्थिर है फिर भी मनी की सप्लाई ज़्यादा होती जा रही, तो महंगाई, प्राइस लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस लेवल बढ़ता चला जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। वाइस वर्सा लिखा हुआ, वाइस वर्सा मतलब बेटा उल्टा। अगर अब इसी को उल्टा करूँ तो क्या डेफिनेशन बनेगा, अगर अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन डिक्रीजेज, अब इंक्रीजेज का डिक्रीजेज लिख दो क्योंकि आप वाइस वर्सा कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल ऑल्सो डिक्रीजेज। अब यहाँ पर हर जगह आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, फिर क्या होगा कि वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इनके हिसाब से बेटा जो सप्लाई है मनी की, अगर सप्लाई मनी की ज़्यादा होगी, जो कि आवश्यक नहीं है, मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो जनरल प्राइस लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे मनी की वैल्यू गिर जाएगी। अगर सप्लाई कम होगी तो जनरल प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा, जिससे वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो यही इनकी थ्योरी है, यही इनका वैल्यू ऑफ मनी करने का तरीका, यही इनका डेफिनेशन है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हम तो बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, बाकी का होता है कि आप किस कोचिंग से पढ़ें, किस टीचर्स पढ़ें, उन्होंने किस तरीके से समझाया है। हो सकता है उन्होंने आपको लपेट दिया हो, तो आज आपको मेरी थ्योरी थोड़ा सा बड़ी लगेगी, थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगी। मेरे जो बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया उनको तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, अभी एक बार सुनेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। इक्वेशंस, हालांकि आप सब मेरे बच्चे ही हैं, अब आपको कोशिश करूँ मैं अच्छे से समझा दूँ। हाँ बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, बेटा बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, और बहुत मेहनत लगती है क्लास को रिकॉर्ड करने में। कुछ गलत नहीं बता सकते, कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते, फालतू मतलब टॉपिक फालतू नहीं बता सकते, ज़्यादा बता रहे टॉपिक फालतू नहीं बता सकते। तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और दोस्तों को कहें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा बेटा। जो कमियां हैं वो आगे सुधारी जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अपने सर को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा फिशर ने एक समीकरण बनाया। फिशर ने वैल्यू ऑफ मनी निकालने का एक समीकरण बनाया। फिशर ने मुद्रा का मूल्य निकालने का अपना एक समीकरण बनाया। इनका जो समीकरण था, इनके समीकरण को देखते हैं, इक्वेशंस देखते हैं। इनके समीकरण का मतलब था mv इज इक्वल टू पीटी। इनका समीकरण जो है बेटा mv इज इक्वल टू पीटी। इनका जो इक्वेशन था mv इज इक्वल टू पीटी। m का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ये याद कर लो, एग्जाम में से रट के लिखना होगा।
वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, मतलब अगर भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपया भारत में सप्लाई किए हैं तो 1 करोड़ रुपया दिन भर में कितने हाथों से होके गुजर रहा है, इसे कहते हैं वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए हम गए 5 रुपया लेकर के इस दुकानदार को दिया, दुकानदार ने किसी और को दिया, किसी ने, तो ये वेलोसिटी ऑफ मनी होती है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इनकी इक्वेशन का एम वी का मतलब है, एम का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, पी का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल, पी का मतलब होता है महंगाई। मैंने कहा ना कि जनरल प्राइस लेवल, जब सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगी तो मनी जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, और अगर सप्लाई कम होगी तो जनरल प्राइस लेवल घट जाएगा। तो इनकी थ्योरी में जनरल प्राइस लेवल जरूर आएगी, क्योंकि इन्होंने जनरल प्राइस लेवल की बात की है। सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, इनकी थ्योरी ये मानते जनरल प्राइस लेवल की बात होगी। फिर कह रहे हैं टी, टी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने कहा था कि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मतलब ट्रेड और ट्रांजेक्शन्स अगर कांस्टेंट है, हर साल उतने ही हो रहे हैं जितना पिछली साल हुए थे बेटा। तो इनकी थ्योरी में एम वी इज इक्वल टू पी टी में सारी की सारी बातें इनकी जो डेफिनेशन में थी वो इनकी थ्योरी की इक्वेशंस में आ गए। अब फिर इनकी सबसे पहले इक्वेशन इन्होंने ये बताया, फिर एक दिन बैठे रहे होंगे, इन्होंने देखा कि हमारी इक्वेशन में कमियां हैं, क्योंकि लोग बैंक से भी पैसा लेकर के खर्चा करते हैं। मतलब बेटा आपको बताएं तो बैंक से भी हम लोग लोन लेते हैं और बैंक के द्वारा भी हमारे देश में मनी की सप्लाई हो जाती है। मान लीजिए हमारी इनकम 1 लाख रुपया है, हम बैंक से गए 5 लाख ले लिए, तो बेटा हमने एक्स्ट्रा 5 लाख बैंक से निकाल लिया ना। अगर ना निकालते तो बैंक में पड़ा तक नहीं पड़ा रहता, लेकिन वो पैसा हमने निकाल के खर्च कर डाले तो कहीं ना कहीं सप्लाई 5 लाख एक्सेस और हो गई। तो बैंक से भी लोग पैसा लेके खर्च करते हैं, ये बात फिशर मानते हैं। तो फिशर कहते हैं द एबव इक्वेशन, फिशर मानते हैं द एबव इक्वेशंस वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड दैट इट डज नॉट इंक्लूड क्रेडिट मनी एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन। फिशर ने सारी बातें तो बताई, बट उन्होंने उधार लेने वाली बात नहीं बताई और ना उधार लेने वाली मनी की वेलोसिटी की बात बताई। तो इन्होंने अपनी दूसरे डेफिनेशन को फिर से बताया। मतलब इन्होंने सबसे पहले तो एम वी इज इक्वल टू पी टी बताया था। एम वी इज इक्वल टू पी टी जब बताया तो इन्होंने देखा कि हमने तो बैंक की मनी को, मतलब बैंक द्वारा उधार ली जाने वाली मनी को तो जोड़ा ही नहीं वैल्यू ऑफ मनी निकालने के लिए। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन को फिर से बनाया। क्या बनाया, एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। इनके हिसाब से जो प्राइस लेवल निकाला जाएगा, मतलब बेटा ये जो पी का मतलब होता है प्राइस लेवल, मतलब मनी की वैल्यू निकालने का ये डेफिनेशन नहीं है, ये महंगाई निकालने का डेफिनेशन है। महंगाई से ही मनी की वैल्यू तय होती है। मैंने कहा महंगाई से ही मनी की परचेजिंग पावर तय होती है। अगर आप प्राइस लेवल की डेफिनेशन को समझ जाएंगे इक्वेशन को, तो आपको वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू निकालने का इक्वेशन आसान लगने लगेगा। अभी आप देखो कैसे, पहले आप सुनो। इनका मतलब क्या है कि एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, इन्होंने अपनी इक्वेशन में एम वी में एम डैश वी डैश और ऐड कर दिया, मतलब बैंक की मनी को भी ऐड कर दिया। मतलब क्या किया इन्होंने, इनकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए अब क्या है, एम पी का मतलब प्राइस लेवल होता है, एम का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन होता है, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन होता है, एम डैश का मतलब क्या, इन्होंने अलग से ऐड किया। पहले इन्होंने एम वी इज इक्वल टू पी टी बनाया था, लेकिन बाद में एम डैश वी डैश को ऐड किया। इन्होंने ये बताया कि लोग बैंक से भी लोन लेकर के खर्च करते हैं, तो मतलब बैंक द्वारा लिए गए पैसे से भी सप्लाई देश में ज़्यादा हो जाती है, और बैंक द्वारा लिए गए पैसे की वेलोसिटी भी देश में होती है। भाई बैंक से उधार लोगे, देश में वो आएगा, खर्चा करोगे तो वो भी तो चलन में आ जाएगा कि नहीं, तो वेलोसिटी उसमें भी तो आ जाएगी, गति। तो कहीं ना कहीं बेटा देश में लोग बैंक से भी पैसा लेते हैं। तो एम डैश वी डैश, मतलब ये जो एम डैश वी डैश बेटा ये बैंक द्वारा लिए गए पैसे और उसकी चाल, उसकी गति को कहते हैं। तो इनके हिसाब से एम डैश वी डैश का मतलब ये हो गया कि क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन, वी डैश मतलब वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन, और टी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इनकी थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि अगर देश की इकॉनमी में सारी चीज़ें स्थिर हैं, सप्लाई ऑफ मनी फिर भी भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, करती जा रही, तो इससे मनी की वैल्यू गिर जाएगी। अगर सप्लाई कम होगी तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन्होंने फार्मूला बनाया एम बी इज इक्वल टू पी टी अपनी वैल्यू ऑफ मनी को निकालने के लिए। बाद में इन्होंने फार्मूले में थोड़ा सा और ऐड किया, इनका फार्मूला इनको सही नहीं लगा तो इन्होंने एम डैश वी डैश को ऐड कर दिया। लेकिन अब सर मनी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये तो आपने महंगाई निकालने का फार्मूला होता है। बेटा मनी की वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है हमेशा याद रखना, उल्टा कर दो। ये जो लिखा हुआ ना, पी परचेजिंग पावर इज इक्वल टू टी अपॉन एम वी प्लस
एम डैश वी डैश, यही फार्मूला कर दोगे तो बेटा ये मनी की वैल्यू निकाल देगा। ये महंगाई निकालने का फार्मूला हो गया, इसका उल्टा मनी की वैल्यू निकालने का फार्मूला हो गया। मतलब पी, ये पी सर ब्रैकेट में क्या है, ये बेटा परचेसिंग पावर है, इज इक्वल टू टी, टी को हमने ऊपर कर दिया, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इसको नीचे कर दिया। बेटा हमेशा मनी की वैल्यू इससे निकल के आएगी। हर इक्वेशन को जितना आप इस टॉपिक पढ़ोगे सबका उल्टा बेटा मनी की वैल्यू निकलेगी, और जो सीधा है वो प्राइस लेवल निकलती है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब आता है एजम्पशंस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच की बेटा कुछ मान्यताएं, बेटा आपको पता है जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो बड़े विद्वान होते हैं बेटा, वो एजम्पशंस पर काम करते हैं, वो मान्यताओं पर काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डिमांड, तो डिमांड में एजम्पशंस आपने पढ़ा होगा। बिना एजम्पशन के डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड या डिग्रीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम ही नहीं करती। तो बेटा हर इकोनॉमिस्ट की अपनी एक एजम्पशंस होती हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी में कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच में बेटा भी एजम्पशन उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? इन्होंने माना प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर। इनका मानना था, किसका? फिशर का मानना है प्राइस लेवल एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर मतलब होता है कि बेटा सकारात्मक। इसका मतलब हो गया कि महंगाई तभी बढ़ती है जब मनी की सप्लाई बढ़ती है। तो ये तो बात गलत है, हम जानते हैं ना, ये एजम्पशन है, यहाँ हम नहीं लिखेंगे। जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो ये बात लिखेंगे कि इन्होंने पैसिव माना, जबकि प्राइस हमेशा ऐसे ही बढ़ जाती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ गया और रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, लेबर महंगे हो गए, तो प्राइस तब भी बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि मनी की सप्लाई हो तभी प्राइस बढ़े। तो इनका मानना था प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर। इनके हिसाब से मनी की सप्लाई होगी तभी प्राइस बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ता। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, इनका मानना था कि डेली अगर आज मान लीजिए मनी चार चल रही तो कल भी मनी 4 ही चलेगी। 4 का मतलब ये सर आप क्या बोल रहे हो? बेटा मान लीजिए मैं गया किसी दुकानदार पर, दुकान के पास मैंने उसको 10 रुपया देके कोई दूध का पैकेट खरीदा, दुकानदार ने किसी होलसेलर को दिया, होलसेलर ने प्रोड्यूसर को, तो मतलब 1 2 3 मनी 3 बार दिन भर में चली कि नहीं चलेगी। इनका मानना था कि मनी की अंदर जो गति होती है वो ज़्यादातर 3 या 4 ही बार होती है दिन भर में, इससे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसमें बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था, इंटरनेट का सिस्टम नहीं था। इतना तेज मनी का जो स्पीड है वो थोड़ी ना होगा जो आज है। देखिए फिर अगला कह रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन। इनका मानना था कि जो मनी की वॉल्यूम है, मतलब जो कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन, मतलब हर साल जो ट्रेड और ट्रांजैक्शन होता है वो स्थिर होता है। ऐसा होता है क्या? किसी भी देश में हर साल नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ते चले जाते हैं, तो हर साल कांस्टेंट कहाँ से रह जाएगा? तो इनका भी एक अजम्पशन हो गया। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली। इनका मानना था कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है, मनी से सिर्फ हम खरीदते हैं बेचते हैं, मनी को बचाते नहीं। इन्होंने मनी को बचाने की बात नहीं की, और इनकी थ्योरी लॉन्ग पीरियड पर बेस है बेटा, शॉर्ट टर्म में इनकी थ्योरी काम नहीं करती। तो कहने का मतलब क्या है? इनकी थ्योरी कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच का ये अजम्पशंस है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए इनकी थ्योरी का असम्पशन आपने पढ़ लिया कि प्राइस लेवल एक पैसिव फैक्टर होता है, मतलब प्राइस तभी बढ़ता है जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है या घटती है। मनी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन हर साल एक ही जैसा होता है। मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है, लॉन्ग पीरियड में काम करती है। तो इनका ये असम्पशन हुआ। आइए क्रिटिसाइज कर लेते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए क्रिटिसाइज में क्या करेंगे कि भाई इनका जो आलोचना कर लेंगे, इन्होंने जो असम्पशन बनाया उसकी हम आलोचना करते हैं, कमियां निकालते हैं। क्रिटिसाइज मतलब होता है हम किसी भी विद्वान की थ्योरीज में कमियां निकालते हैं। देखिए इनकी थ्योरी बेटा अनरियल असम्पशन है, बेस्ड ऑन अनरियल असम्पशन। ये मानते हैं कि प्राइस एक पैसिव फैक्टर है। इनका असम्पशन आपने पढ़ा, सर बिल्कुल नहीं है। प्राइस मनी की सप्लाई से ही नहीं बढ़ता घटता है। पॉपुलेशन के बढ़ने, ट्रेड के कम या ज़्यादा होने, प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने से भी प्राइस पे असर आता है। तो सिर्फ मनी की सप्लाई से प्राइस पे असर नहीं आता। अगला था क्वांटिटी ऑफ मनी एंड इट्स वेलोसिटी। बेटा इनका मानना था कि जितनी मनी की क्वांटिटी होती है उतनी ही मनी की वेलोसिटी बढ़ती है। ऐसा गलत है, आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि मनी की मात्रा बढ़ने से मनी की वेलोसिटी में असर आ जाए, ऐसा नहीं होता। कई बार लोग क्या करते हैं, मनी की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो मनी को अपने बैंक में जमा कर देते हैं, तो वेलोसिटी आएगी नहीं, मनी चलन में मनी की गति बन ही नहीं पाएगी। मैंने कमाया, मैं ले जाके बैंक में जमा कर दिया, तो मनी की वेलोसिटी आई ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मनी की क्वांटिटी और वेलोसिटी सेम हो, मतलब मनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो मनी की वेलोसिटी ज़्यादा हो, मनी की क्वांटिटी कम हो मनी क्वांटिटी अगर देश के अंदर कम हो तो मनी की वेलोसिटी भी कम हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। मनी सेविंग, इन्होंने मनी की सेविंग पर फोकस नहीं किया। इन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया। इन्होंने बताया कि मनी का काम होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जबकि इन्होंने मनी की सेविंग या वैल्यू ऑफ मनी जैसे टॉपिक पर फोकस ही नहीं किया। इन्होंने मनी की सिर्फ एक फंक्शन पर बात किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से। बाकी के जो 8-9 फंक्शन होते हैं बेटा उस पर फोकस नहीं किया है। फिर कह रहा है
इट निगलेक्ट द अदर रीज़न फॉर चेंज इन द प्राइस लेवल। इन्होंने और भी रीज़न होते हैं जो प्राइस लेवल में चेंज होते हैं बेटा, जैसे प्राइस लेवल में उतार चढ़ाव आता है, उस लेवल को, उस रीज़न को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। मतलब इन्होंने नहीं बताया कि प्राइस में पॉपुलेशन का, ट्रेड का, ट्रांजैक्शंस का, टैक्सेस का भी असर पड़ता है, ऐसा इन्होंने नहीं बताया। ट्रेड साइकिल, इन्होंने ये ट्रेड साइकिल की बात नहीं की। इन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शन और ट्रेड कांस्टेंट होता है, जबकि बेटा गलत होता है। हमेशा व्यापार में उतार चढ़ाव होता है, एक जैसा ट्रेड और ट्रांजैक्शन हर साल किसी देश के अंदर नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ों इन्होंने नहीं बताया, तो यही इनके अंदर कमियाँ हैं। बेटा इनकी थ्योरी आई होप समझ गए होंगे। आप दोबारा हमारी वीडियो को रिपीट करेंगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार भगा के फिर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब क्या है। अब अगला आ गया कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब हम देखेंगे कैश बैलेंस अप्रोच के बारे में। किसके बारे में बेटा? कैश बैलेंस अप्रोच। ऐसा करते बच्चों, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम क्या करते हैं, आपको आज इतना ही पढ़ाइए, कल हम आपको 3 थ्योरी अलग से पढ़ा देंगे। कैश बैलेंस अप्रोच, रियल बैलेंस अप्रोच और इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी। बेटा आज आप यहीं तक पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद हम इन्फ्लेशन का अपलोड करेंगे और बाकी के जो आज 3 बच रहे हैं इसके अंदर वो कल बता देंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।